हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे भाषा विज्ञान जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। भाषा विज्ञान में सबसे जो पहला टॉपिक है भाषा किसे कहते हैं तथा भाषा की परिभाषा जो बहुत सारे विद्वानों द्वारा भी दिया गया है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। जिस साधन से हम अपने विचार या भाव दूसरे तक पहुंचा सकें वह भाषा है। अर्थात एक और परिभाषा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अलग अलग देश में जाने पर वहाँ की भाषा अलग अलग चेंज होती है। एक ही चीज़ को वहाँ पर अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि संस्कृत में श्वान को कुत्ता, हिंदी में संस्कृत में श्वान, हिंदी में श्वान को कुत्ता, अंग्रेजी में डॉग, रूसी में सवाका, फ्रांसीसी में शया और जर्मन में हुंद कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो अश्व है संस्कृत में उसको हिंदी में घोड़ा कहा जाता है, अंग्रेजी में हॉर्स, रूसी में लोसस, फ्रांसीसी में श्वाल और जर्मन में फेद कहा जाता है। तो इसका ये उदाहरण था। और जो भाषा शब्द है वह संस्कृत के भाषा धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी जो होता है ना, उसका अर्थ है स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना। अब जो भाषा की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों द्वारा दिया गया है वो निम्नलिखित है। जैसे आचार्य देवेंद्र के अनुसार कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाषा या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उस यादृच्छिक श्रुत ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। ये आचार्य देवेंद्रनाथ ने परिभाषा दी है। और दूसरा जो है बाबूराम सक्सेना, इनके अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उस समष्टि को भाषा कहते हैं। तीसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनके अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति को आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। चौथा जो है मंगलदेव शास्त्री के अनुसार भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चापयोगी शरीर अवयव से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। देखिए ये तो बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को इसे संक्षिप्त में लिखकर और उसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा खुद का नोट्स है तो शेयर किया हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अब इसके आगे जानते हैं जो भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है कथित और दूसरा होता है लिखित। एक और भी कहीं-कहीं 3 आप लोग पढ़े होंगे जिसका नाम है सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक में यह होता है ना, जैसे कि वहाँ पर हर जगह वक्ता और जो श्रोता होता है आमने-सामने होना ज़रूरी पड़ता है। जैसे कि बिना संकेत करने के लिए हम जैसे कि मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं तो उस वक्त तो हम संकेत नहीं कर पाएँगे कि हम क्या चीज़ संकेत कर रहे हैं। तो इसका उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। तो एक और जान जाइए सांकेतिक होता है। अब इसके आगे वाला टॉपिक है भाषा के विकास के क्रम या भाषा के विकास सोपान भी नाम से जाना जाता है। तो इसके 4 मुख्य पॉइंट बताया गया है। एक आंगिक भाषा, दूसरा वाचिक, तीसरा लिखित जिसे लिपि भी कहा जाता है, लिपि भाषा, चौथा है यांत्रिक। तो जो आंगिक भाषा होता है ना, कि इसमें क्या होता है कि कोई भी भाव जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, इसको व्यक्त करने के लिए हमें या मनुष्य को अपने सिर, हाथ, पैर, आँख आदि को सांकेतिक चेष्टाओं से व्यक्त करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि वक्ता और श्रोता आमने-सामने
होना ज़रूरी होता है, तभी इसका प्रयोग सार्थक हो सकता है। और तीसरा इसका क्या होगा कि इसका प्रयोग प्रकाश में ही संभव है। अब अगला पॉइंट है वाचिक भाषा। यह जो है मानव इतिहास के सबसे क्रांतिकारी उपलब्ध माना जाता है। इसमें क्या होता है कि वाचिक भाषा का उच्चारण के समय ही अपना काम करती है और जैसे-जैसे ध्वनि का उच्चारण होता जाता है वैसे-वैसे नष्ट भी होती जाती है। जैसे कि एक वक्ता है, एक श्रोता है। अगर जो वक्ता है वह अगर कोई बात 100% शेयर करता है श्रोता के साथ, तो जो श्रोता है अगर 24 घंटे में उसको रिकॉल नहीं करता है, मतलब दोहराता तिहराता नहीं है उस बात को, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि वो बात को बुरी तरह से नहीं, मतलब अ, हम मतलब ऐसे जानते हैं कि 11% तक उसको बात याद रहती है, उसके बाद से और सब बात भूल जाता है। तो वाचिक भाषा भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती है। अब इसके जो अगला पॉइंट है वो है लिखित भाषा। इसमें क्या होता है कि ये भी जैसे कि इतिहास और साहित्य दोनों तो एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसी समय जो आग, चक्का और लिपि का आविष्कार को मानवता की प्रगति के इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी सोपान माना गया है, लिखित भाषा जो थी उसी को। लेकिन ये लिखित भाषा है, इसको हम अस्थाई रख सकते हैं, फिर कभी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इसकी यह विशेषता है। और जो अगला पॉइंट है वो आता है यांत्रिक भाषा। यांत्रिक भाषा तो आप लोग को पता ही है, आज के ज़माने में कोई चीज़ कितना आसान हो गया है कि कोई भी चीज़ रिकॉर्ड रखना। अगर हम मान लीजिए कोई आजकल ज़माने में ऑनलाइन क्लासें ज़्यादा है, तो हम लोग पढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आते बार-बार उसको बैक करके बार-बार समझते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, जिससे आसानी से याद हो जाता है। तो इसका ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण, मेरा ख़्याल से मैं तो यांत्रिक भाषा को ही सबसे महत्वपूर्ण मानती हूँ। तो आज इतना ही रहने देते हैं और इसके अगले क्लास में हम लोग भाषा के विभिन्न रूप पढ़ेंगे। थैंक यू।